छात्रों विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का भाटिया आश्रम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम जो है सामान्य भूगोल के प्रश्न कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम जो है जो भारत की ज्योग्राफी है उसको अपने स्टार्ट लिया था और इसके अंतर्गत अपने जो है भारत की जो मृदाएं हैं वो हमारा पिछला प्रश्न था पिछली वीडियोस के अंदर। तो उसी श्रृंखला को उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं प्रश्न संख्या 161 पर। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। ये बात हम जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर कर चुके हैं कि भारत में जो है जो जलोढ़ मृदा है वो क्या है सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर जो है पाई जाती है। भारत का लगभग जो है 40 से 45% का जो हिस्सा है उसमें ये मृदा क्या है पाई जाती है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है जो किसी प्रकार की जो जलोढ़ मृदा उनका जो निर्माण होता है वो नदियां जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो अपने साथ क्या है बहुत प्रकार के अवसाद भी साथ में लेकर आती है और जब ये मैदानों के ऊपर पहुंचती है तो इन अवसादों को क्या है जमा कर देती है। तो इस प्रकार इन जलोढ़ मृदाओं का क्या है निर्माण होता है और ये जो जलोढ़ मृदाएं ये विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मृदाएं इनको जो है माना जाता है। विश्व के जितने भी प्रमुख उत्पादन वाले क्षेत्र है वो लगभग इन्हीं जलोढ़ मृदाओं के क्षेत्र में स्थित होते हैं। भारत के अंदर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो इन्हीं जलोढ़ मृदाओं द्वारा निर्मित है। जो गंगा और यमुना द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके द्वारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। अगला हमारा प्रश्न है किस मृदा को रेगर या कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है काली मृदा। काली जो मृदा है उसका निर्माण होता है लावा द्वारा। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे जिस मृदा का निर्माण होता है उसको जो है काली मृदा कहा जाता है। यह जो काली मृदा है यह भारत के अंदर जो राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र के पठारी प्रदेश हैं उनमें ये क्या है पाई जाती है। और ये जो मृदा है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त इसको जो है माना जाता है। इस मृदा के अंदर जो लोहा और कैल्शियम है इसकी जो मात्रा है वो क्या है काफी अधिक रहती है, लोहा और कैल्शियम की मात्रा है। लेकिन इसमें जो एनपीके है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा है इस मृदा के अंदर जो है कम रहती है। अगला हमारा जो नया टॉपिक भारतीय के भूगोल के अंदर प्रारंभ हो रहा है वो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। कृषि की बात की जाए भारत में तो भारत के अंदर जो है कृषि की 3 प्रमुख फसलें जो है पाई जाती है। प्रश्न है कि भारत में फसलों के प्रमुख प्रकार लिखिए भी भारत के अंदर कृषि की कौन कौन सी प्रमुख जो फसलें पाई जाती है। तो उसमें सबसे पहले रबी की फसलें, दूसरा खरीफ की फसलें और तीसरा जो है जायद की फसलें। ये 3 मुख्य फसलें जो है भारत के अंदर बोई जाती है। रबी की फसलें क्या होती है कि यह जो फसलें ये अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और बाद में अप्रैल मई के महीने में ये क्या है काट ली जाती है। इसके अंदर जो प्रमुख जो फसलें हैं उसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर आदि जो फसलें इसके अंदर शामिल की जाती है। उसके बाद है खरीफ की फसलें। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है इनको जो है काट लिया जाता है। इनके अंदर चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि जो फसलें आती है। हालांकि जो चावल की कुछ ऐसी किस्में हैं जिन्हें रबी के मौसम में यानी सर्दियों में भी बोया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो चावल है इसको खरीफ की फसल क्या है माना जाता है। उसके बाद जावेद की फसलें, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो मौसमी फसलें हैं जिनसे क्या है मुख्यतः जो साग सब्जियों से संबंधित जो फसलें वो इसके अंदर जो है आती है। इसके अंदर क्या है मार्च से जून के मध्य इन फसलों को बोया जाता है और इसके अंदर ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि जो है फसलें इसके अंदर शामिल की जाती है। भारत की अगर फसलों के पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ की जो टोटल जो फसलें होती हैं उनमें से जो है 62% जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। यानी जो उत्पादन होता है उनमें अकेला जो 62% है वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 24% है वो आपका आता है रबी की फसलों के और शेष जो 14% आपका बचता है वो होती है 12 मासी फसलें। यानी पूरे वर्ष भर जो है ये फसलें क्या है एक पूरे साल के अंदर तैयार होती है। इस कारण ये रबी और खरीफ दोनों में ही नहीं गिनी जाती। तो इस प्रकार जो फसलों का पैटर्न रहता है। रबी की फसलें उनको उनालू भी बोला जाता है और इनको जो है खरीफ की फसलों को सियालू भी कहा जाता है। ये 3 जो है मुख्यतः फसलें भारत के अंदर पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है झुमिंग या स्थानांतरित कृषि जो है किसे कहा जाता है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि उस समय
भूमि की कोई कमी नहीं थी। आज तो क्या है, भूमि काफी सीमित हो गई है, जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे कि जंगलों में रहते थे और वहां पर क्या है, खाली भूमि पर वो खेती करते थे। लगभग 2 या अधिकतम 3 साल तक तो वो क्या है, उस क्षेत्र में खेती करते थे। बाद में क्या करते कि वो उस सारे जो क्षेत्र होता था जहां वो पहले खेती करते, उसको जला देते थे और वहां से कहीं अलग जगह चल जाते थे और वहां क्या है, नए सिरे से खेती प्रारंभ कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि एक तो जो भूमि होती है वो लगभग उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो 2 से 3 साल में होती है, बाद में इसकी पैदावार क्या कम होने लगती है। तो वो क्या करते हैं कि 2 से 3 साल ये वहां से फसलें प्राप्त करते, बाद में क्या है कहीं और चले जाते। तो इसी को क्या बोला जाता था, इसी को स्थानांतरित या झूमी कृषि जो है बोला जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्राजील के अंदर इसको रोका बोला जाता है, मैक्सिको में मिल्पा, और दक्षिणी राजस्थान में हमें पता है इसको क्या बोला जाता है, वालरा कहा जाता है। इसके अलावा जो श्रीलंका है वहां पर इसको जो है चेन्ना के नाम से जाना जाता है। वियतनाम के अंदर इसको जो है रे के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भारत के भी अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर इसको जो है कोंडू के नाम से जाना जाता है। बात करें एमपी की, तो एमपी के अंदर भी ये कृषि जो है की जाती है और यहाँ पर इसको दैया के नाम से जाना जाता है, दैया या वेबर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें उत्तर पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर इसको जो है झूम कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है इस कृषि के। बेसिक इसका यही है कि ये जो कृषि है ये लगातार एक ही स्थान पर नहीं की जाती, यानी कि एक निश्चित समय तक करते हैं, फिर 2 से 3 साल बाद उस भूमि को एक तरह से उस पर जो है आग लगा देती है और बाकी जो है वहां से जो है विस्थापित होकर कहीं और जगह चले जाते हैं और वहां जो है नए सिरे से खेती प्रारंभ करते हैं और वहां भी क्या है 2 से 3 साल तक खेती करते हैं और फिर जो है आगे की तरफ चल जाते हैं। वर्तमान में इनका प्रचलन जो है बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि भूमि की उपलब्धता न होना। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा की बात की जाए तब कौन सी आपकी फसल है? चावल है, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण फसल है। और बात करें सर्वाधिक क्षेत्र की, ये तो हुई मात्रा की। अगर सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? चावल होगा। चावल जो मुख्यतः भारत के जो उत्तर भारत है उसके अंदर जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है और जो पश्चिम बंगाल है वहां पर जो है खूब उत्पादित होता है। इसके अलावा जो दक्षिण के अंदर अगर अपने बात करें जो नर्मदा नदी है उसके डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत के अंदर जो चावल उत्पादन में पहले स्थान पर जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। और वैश्विक स्तर पर भी भारत का चावल जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो उसमें चावल उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर जो है भारत का जो है स्थान आता है चावल के उत्पादन के अंतर्गत। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये चावल की कृषि का ही है और इस प्रकार ये कृषि जो है की जाती है। मैनुअली वर्क जो है इसमें काफी ज्यादा लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1966 से 67। देखिए ऐसा था कि 1966 से पहले क्या था कि भारत जो है वो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, यानी उसको खाद्यान्नों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि भारत का खुद का अपना इतना बड़ा जो है क्षेत्रफल है, लेकिन फिर भी उस समय क्या था, भारत आत्मनिर्भर नहीं था। तो उस चीज में सुधार किया गया 1966-67 के अंदर जो है बहुत उच्च गुणवत्ता वाले बीज थे उनको अपनाया गया, जो कृषिगत औजार है उनमें सुधार किया गया। तो इन सभी द्वारा, इन मिले जुले प्रयासों के द्वारा उस समय क्या हुआ कि भारत जो है खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया। और उस वर्ष जो है भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें क्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई, यानी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और इस अप्रत्याशित वृद्धि को क्या नाम दिया गया? उस समय हरित क्रांति का जो है नाम दिया गया। एम.एस. स्वामीनाथन है, उनको भारत में हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये 1966 से 67 की बात है। अगला हमारा प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? देखिए बहुउद्देशीय परियोजना वो होती है जिनसे एक नहीं बल्कि एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो। पढ़ लेते हैं इसको। ऐसी परियोजना जिससे विभिन्न उद्देश्यों यथा सिंचाई, पेयजल,
जल विद्युत नहर एवं पर्यटन आदि की एक साथ आपूर्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है बोला जाता है। अब देखिए क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बांध बनाते हैं, किसी नदी को रोककर उस पर क्या है एक बड़ा सा बांध बना दिया जाता है। अब उसके फायदे क्या होते हैं, पहला फायदा तो ये होता है कि उस बांध से बाद में जब आपको आवश्यकता तो आप क्या उससे जल जो है निकाल सकते हैं, यानी कृषि के लिए उसका जल जो है उपयोगी आ सकता है। दूसरा, इन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ क्या पेयजल की समस्या रहती है, तो उस बांध के जल के द्वारा हम उन स्थानों तक जो है नहरों के माध्यम से पेयजल पहुंचा सकते हैं। तीसरा, कई बार क्या होता है नदियों के अंदर बाढ़ की स्थिति रहती है, अधिक पानी आने से उनमें क्या बाढ़ आ जाती है, तो इन बांधों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं उस बाढ़ पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अलावा इन बांधों के पीछे जो है एक बड़ा सा सागर बन जाता है, तो वहां मत्स्य पालन और पर्यटन की भी काफी जो है संभावनाएं रहती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि यहाँ से क्या किया जा सकता है, विद्युत का उत्पादन। कि जैसे ये डैम जो है यहाँ से जल गिरेगा तो इसके नीचे जो है टरबाइन लगा दिए जाते हैं, और जैसे टरबाइन घूमेंगे तो क्या विद्युत का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार एक संरचना से बहुत से फायदे जो है लिए जाते हैं। तो इन्हीं परियोजनाओं को क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है बोला जाता है। भारत की जो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय जो परियोजना है। यह जो है भांगड़ा नागल बांध जो है उत्तराखंड के अंदर बनाया गया, और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई में दूसरा सबसे ऊंचा है। और वैसे जो है सबसे बड़ी संरचना की बात की जाए तो यह भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा बांध है। पहला जो स्थान आता है वो टिहरी बांध का है ऊंचाई के अंदर। हालांकि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनका केवल पॉजिटिव पक्ष ही नहीं है बल्कि कुछ नेगेटिव पक्ष भी है, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक बड़े क्षेत्र को जो है इस बांध निर्माण के लिए जो है खाली कराना पड़ता है, इससे क्या है विस्थापन की समस्या होती है। और हम जो है भारत में ऐसे कई आंदोलन देख भी चुके हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर बांध के लिए किया जा रहा था। तो इस प्रकार इनके जो है दोनों पक्ष हमारे सामने आते हैं। अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो इसका आंसर है अहमदाबाद। देखिए मैनचेस्टर ब्रिटेन के अंदर एक शहर है जो किसके लिए विख्यात है, सूती वस्त्र के लिए। तो इस प्रकार अगर सूती वस्त्र के हिसाब से अगर अपना उत्पादन को जो है देखा जाए तो उसमें जो अहमदाबाद है वो एक प्रमुख अग्रणी शहर है। इस कारण जो इसको भारत का मैनचेस्टर भी क्या है बोला जाता है। बात करें दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की तब आपका आएगा कोयम्बटूर। और अगर बात करें राजस्थान के मैनचेस्टर की तब जो है भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वस्त्र निर्माण में जो अग्रणी जिला है वो भीलवाड़ा है। तो इस प्रकार जो है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लोहा इस्पात का प्रथम सफल कारखाना, ये ध्यान में रखना है, सफल कारखाना कब व कहां स्थापित किया गया। तो भारत में जो लोहा इस्पात का जो सर्वप्रथम जो कारखाना है वो 1907 के अंदर जो है साकची यानी जमशेदपुर जो कहां पर है, झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर जो है ये स्थापित किया गया था। और इसको जो स्थापित करने वाले थे वो थे जमशेदजी टाटा। और इन्हीं के नाम पर जो है जहां पर ये सबसे पहले ये स्थापित किया गया साकची के अंदर, उसको आज जो है जमशेद नगर के नाम से जो है जाना जाता है। इसको टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में भी ये क्या है एक बहुत बड़ा जो है स्टील के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम कारखाने यानी कि नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना उड़ीसा के दामनजोड़ी नामक स्थान पर कब व किस देश की सहायता से की गई थी। तो ये जो नाल्को है ये जो एशिया का सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा क्या है एल्यूमिनियम कारखाना है। और इसकी जो स्थापना 1981 के अंदर उड़ीसा के अंदर जो है की गई थी। और जो सहायता जिस देश की सहायता से की गई थी वो आपका था फ्रांस था। तो ये आप देख सकते हैं एक नाल्को का जो है चित्र है, यहाँ इस प्रकार की लोहे की चादरें और लोहे से रिलेटेड अन्य जो सामान है वो यहाँ पर क्या है तैयार किया जाता है। तो ये जो है फ्रांस की सहायता से 1981 के अंदर उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया था। अगला हमारा खंड प्रारंभ हो रहा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 171 नंबर प्रश्न है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के चार उदाहरण जो है हमें बताने हैं।
तो धात्विक खनिजों की बात की जाए तो ऐसे खनिज जिनमें क्या हो, धातु का अंश पाया जाता हो, उनको तो क्या बोला जाता है, धात्विक खनिज बोला जाता है। और ऐसे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती हो, उनको क्या बोला जाता है, अधात्विक खनिज जो है बोला जाता है। तो धात्विक खनिजों की जब भी बात आती है तो उसमें लोहा जो है सबसे प्रमुख है, जो सभी एक तरह से उद्योगों के आधारभूत जो होता है। उसके अलावा मैग्नीज, फिर तांबा और टंगस्टन। टंगस्टन जो है दुनिया का सबसे जो है कठोर धातु इसको माना जाता है, जो बल्ब के अंदर जो है यूज किया जाता है। बात करें अधात्विक खनिजों की, तो इसके अंदर आपका अभ्रक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, इसके अलावा चूना पत्थर और भी कई जो है खनिज जिसके अंदर जो आ जाता है, चूना पत्थर, घिया पत्थर और जो अन्य छोटे मोटे बहुत से खनिज जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये मुख्यतः दो वर्गीकरण जो है खनिजों का किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है, लोहा ऐसक कोई 4 प्रकारों के नाम लिखे। देखिए जो लोहा ऐसक जो प्राप्त होता है, हम जो अभी लोहा देखते हैं वो जब प्राप्त होता है तो किस रूप में प्राप्त होता है, एक ऐसक के रूप में प्राप्त होता है। अब क्या है, अलग अलग प्रकार के ऐसक हमें लोहा का मिलता है। तो कुछ में तो क्या है, लोहा की मात्रा बहुत अधिक होती है और कुछ में क्या है, कम होती है। तो उसी आधार पर लोहे को जो है 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैग्नेटाइट, ये क्या सबसे उत्तम प्रकार का जो है लोहा होता है, क्योंकि इसमें जो लोहा का अंश है या जो धातु का अंश है वो काफी मात्रा के अंदर जो है पाया जाता है, लगभग 60 से 65%, 60 से 75% जो है इसमें धातु का अंश यानी लोहा का अंश जो है पाए जाते हैं। यानी कि जो अन्य जो इसके अंदर जो अवसाद होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अन्य जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा काफी कम होती है और इसमें धातु का अंश जो है सर्वाधिक पाया जाता है, 60 से 75%। दूसरा हेमेटाइट, इसके अंदर जो है लगभग 60 से 70% जो है लोहा का अंश जो है पाया जाता है और ये भी क्या है, एक अच्छा किस्म का लोहा जो है माना जाता है। उसके बाद है लिमोनाइट, इसके अंदर जो लोहा की मात्रा है वो काफी जो है कम पाई जाती है, लगभग 35 से 50% के आसपास। और जो सिडराइट है वो सबसे निम्न कोटि का लोहा है, जिसमें जो है 30% से भी क्या है, कम पाया जाता है धातु का अंश। इसका आर्थिक दृष्टि से जो खनन करना भी वो भी क्या है, ज्यादा अच्छा नहीं रहता। तो ये 4 भागों में हमने लोहे को बांट दिया, जिसमें मैग्नेटाइट जो है सबसे उत्तम श्रेणी का और सिडराइट जो है सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। अगला हमारा प्रश्न, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को किन 4 भागों में बांटा गया है। कोयला जो खनिज है उसको जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो कार्बन है उसकी मात्रा के आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, इसमें जो है 80 से 95% जो है कोयले जो कार्बन है वो पाया जाता है। इस कारण ये क्या है, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला जो है माना जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही बिटुमिनस जो कोयला है ये पाया जाता है और इसके अंदर जो कोयले का अंश है वो आपका है 55 से 65% और भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट, अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है। इसमें जो कार्बन का अंश है वो 45 से 55% के बीच रहता है। और पीट, ये क्या है, सबसे निम्न श्रेणी का है, जिसमें 30 से 45% जो है कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है। तो ये क्या है, सबसे निम्न कोटि का। ये 4 जो है कोयले के प्रकार हो गया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला प्रश्न, भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% जो सोना है वो क्या है, केवल 2 ही खानों से प्राप्त होता है और ये कर्नाटक राज्य के अंदर दोनों खाने जो है स्थित है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों खानों का नाम क्या है। तो ये कोलार एवं हट्टी खाने जो कर्नाटक राज्य के अंदर जो है स्थित है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो उसमें जो केजीएफ है उसका फुल फॉर्म यही है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार गोल्ड फील्ड। तो वो इसी कोलार की बात हो रही है, कोलार गोल्ड फील्ड, जहां भारत का जो है 98% जो है सोना जो है इन 2 खानों के अंदर जो है पाया जाता है और ये दोनों ही खाने जो है कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किस तेल क्षेत्र से किया जाता है। तो भारत में अगर बात करें सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन की तो वो मुंबई का जो हाई क्षेत्र है, मुंबई से लगभग कुछ दूरी पर जो है समुद्र है, अरब सागर है, उसके अंदर भारत का तेल क्षेत्र है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार समुद्र से जो है
तेल निकाला जाता है। और यहाँ भारत का लगभग जो है 46% तेल का उत्पादन अकेले इसी मुंबई हाई से जो है होता है। तो ये एक तरह से अपतटीय जो है तेल का उदाहरण है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे स्थान पर भारत में तेल उत्पादन में, तो तब जो होता है अपना राजस्थान, यानी सबसे पहला जो स्थान है वो मुंबई हाई क्षेत्र का है, जो मुंबई से कुछ दूरी पर जो है ये जो अरब सागर है, यहाँ से जो है इस विधि के द्वारा जो है तेल जो है यहाँ से निकाला जाता है। और बात करें स्थल भाग में, तो वहां जो है राजस्थान का स्थान है। कुल तेल का लगभग जो है 22% जो हिस्सा है वो राजस्थान से जो है प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम का। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र है भारत के अंदर, जैसे कि असम का जो क्षेत्र है, और इसके अलावा गुजरात के अंदर भी क्या है तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख जो है भारत के तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगला, भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु विद्युत गृहों के नाम लिखिए। अनेक प्रकार के जो है विद्युत के उत्पादन के लिए जो अलग अलग तकनीकें अपनाई जाती है, तो उसमें से एक है परमाणु विद्युत तकनीक। इसमें क्या करते हैं कि नाभिकीय जो विखंडन के आधार पर क्या करते हैं विद्युत का उत्पादन करते हैं। कंट्रोल जो अभिक्रिया जो है करवाई जाती है और उसके माध्यम से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भारत में कई जो है कारखाने जो संयंत्र है वो स्थापित किए गए। तो इनमें सबसे पहला जो स्थापित था वो था तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, इसकी स्थापना की गई 1969 के अंदर। ये भारत का प्रथम जो है परमाणु विद्युत गृह है। उसके अलावा बात करें रावत भाटा की, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है और इसको कर्नाटक की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। इसके अलावा कल्पकम, ये जो कल्पकम जो परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये पहला ऐसा संयंत्र था जिसकी जो निर्माण सामग्री है वो सारे जो है स्वदेशी थे, यानी स्वदेशी रूप से भारत में ही ये क्या है बनी थी। कल्पकम और कुंडलकम ये दोनों जो है तमिलनाडु के अंदर है और रूस की सहायता से जो है स्थापित किए गए थे। नरोरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, केगा कर्नाटक के अंदर है और काकरापारा जो गुजरात के अंदर। ये जो आप संयंत्र देख रहे हैं ये रावत भाटा का जो है परमाणु विद्युत जो है संयंत्र है। तो इस प्रकार जो है परमाणु के द्वारा विद्युत का निर्माण जो है किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। अभी जो अपने बात की थी वो तो थे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो गैर परंपरागत और दूसरे होते हैं परंपरागत। परंपरागत स्रोत वो होती हैं जिनका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, यानी और दूसरा इनको जो बनाने के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है समय लगता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुए। इनका जो निर्माण है वो बहुत ज्यादा समय में होता है और दूसरा ये एक बार यूज होने के बाद गैस समाप्त हो जाता है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो क्या है एक तो पर्यावरण के हितैषी होते हैं, दूसरा इनका आप जितने चाहे बार आप इनका क्या है यूज ले सकते हो। तो हमें यहाँ बताना है कि ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत कौन से है। तो उसमें सबसे पहला आता है सौर ऊर्जा। जो सौर जो ऊर्जा है वो क्या सौर वोल्टिक जो तकनीक है, वोल्टिक जो तकनीक है उसके अनुसार जो है कार्य करती है। उसके बाद पवन ऊर्जा और उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा की अगर अपने बात करें तो इसके लिए जो आदर्श जो स्थिति मानी गई है वो ये है कि हवा की जो स्पीड है 8 से 30 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए और भारत में जो हवा की जो स्पीड है वो औसतन जो स्पीड है 9 मीटर प्रति सेकंड है और दक्षिण भारत में तो ये और ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण पवन ऊर्जा की भी भारत में खूब संभावना है। भूतापीय ऊर्जा जो भूमि से निकलने वाले जो गर्म जो ताप होती है उसके द्वारा भी ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा बायोगैस एवं बायोगैस। बायोगैस जो है पशुओं का जो उत्सर्जन होता है उससे जो है मीथेन का उत्पादन किया जाता है जो क्या है ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण होती है। और बायोमास के अंदर जो है जो शाक सब्जियां हैं उसके द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और अंत में आपकी आती है ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्रों के अंदर जो ज्वार भाटा आते हैं उनके द्वारा भी क्या है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो सारे स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी को जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। यानी इनसे आप कितनी भी मात्रा में विद्युत का क्या है उत्पादन कर सकते हैं और इससे पर्यावरण को भी क्या है कोई नुकसान नहीं होता है। आगे हमारा परिवहन जो है टॉपिक प्रारंभ हो रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है कौन सा है। तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 3745 किलोमीटर लंबा है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो ये क्या है उत्तर से लेकर उत्तर के अंदर जो है श्रीनगर उसको जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जो है ये जाता है। इस कारण यह है भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3745 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। और बात करें NH फर्स्ट की तो ये जो है दिल्ली को किससे जोड़ता है
अमृतसर से। और NH2 की बात करें तो ये दिल्ली को जो है कोलकाता से जो है जोड़ता है। ये कुछ प्रमुख जो है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनमें सबसे लंबा जो है NH44 है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेल कब व किन स्थानों के मध्य जो है प्रारंभ की गई थी? तो भारत की जो प्रथम रेल है वो ब्रिटिश काल के समय जो है प्रारंभ हुई थी और 16 अप्रैल 1853 को ये रेल जो है पहली बार चली थी। बॉम्बे में थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर का सफर इसने जो है तय किया था। 3 इसमें इंजन लगे हुए थे और लगभग 14 इसके अंदर जो है डिब्बे थे जिनमें जो है 400 यात्रियों ने इस पर जो है पहली बार जो है सफर किया था। तो यहीं से भारत के अंदर जो है रेलों का जो है प्रारंभ हुआ था और उसके बाद जो है पूरा भारत के अंदर इनका जो है जाल बिछा दिया गया। तो ये पहली ट्रेन थी जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अंतिम प्रश्न आज का, भारत में कुल जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं। इनमें से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी सबसे बड़ा जो है पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह जो यहाँ पर जो है स्थित है। काफी जो है व्यस्त बंदरगाह इसको जो है माना गया। इसके अलावा अन्य जो 13 बंदरगाह है उसमें कांडला बंदरगाह जो गुजरात के अंदर स्थित है, मुंबई जो बंदरगाह है और नाहवा शेवा जो बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। मार्मगांव बंदरगाह ये गोवा के अंदर है। इसके अलावा न्यू मंगलोर बंदरगाह ये आपका जो है कर्नाटक के अंदर है। कोच्चि बंदरगाह केरल के अंदर है। तूतीकोण बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। चेन्नई और एनोर जो बंदरगाह है वो दोनों क्या है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भी काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो क्या है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह ये उड़ीसा के अंदर है और जो कोलकाता बंदरगाह है इसको हल्दिया भी बोला जाता है ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। और जो लास्ट बंदरगाह बचता है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये 13 जो है मुख्य भारत के बंदरगाह माने जाते हैं जिनमें सर्वाधिक क्षमता वाला सबसे बड़ा जो बंदरगाह वो आपका है मुंबई बंदरगाह है। तो इस प्रकार अपने जो है आज 20 प्रश्नों पर बात की। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको अपने अगली जो क्लासेस है उसमें अपने पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।